नाजरीन आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका मेजबान समीर भट्ट। नाजरीन, प्रोग्राम आपकी सेहत प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है, वेलकम है। नाजरीन, आपकी सेहत, क्योंकि हमें है आपकी सेहत का ख्याल। इस जज्बे के तहत हम हर इतवार को आपके सामने हर एक नए डॉक्टर को एक नए मौजू के साथ आपके सामने पेश करते हैं। डॉक्टर विजय रैना है आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर विजय रैना ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट है गवर्नमेंट हॉस्पिटल सरवाल के, जो जम्मू में है। ये एमडी है, फार्माकोलॉजी में इन्होंने एमडी किया है और एमपीएच यानी मास्टर्स पब्लिक हेल्थ में इन्होंने किया है, ये डिग्री भी हासिल की है। इनके साथ आज हम बात करेंगे कई मौजूद पर, खासकर जो फार्माकोलॉजी है और जो ये मास्टर पब्लिक हेल्थ है, ये आखिर है क्या, इस पर भी बात करेंगे और कोई इश्यूज पर बात करेंगे। डॉक्टर विजय रैना, आप हमारे स्टूडियो में, आपका खैर मकदम है, क्योंकि आपने फार्माकोलॉजी में आपने महारत हासिल की है, एमडी किया है उसमें। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं कि ये फार्माकोलॉजी होती क्या है और उसके फवायद क्या है। पहले तो नाज़रीन को मैं नमस्कार और अभिनंदन करता हूं। आप जो आपने क्वेश्चन पूछा फार्माकोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जो हम स्टडी करते हैं। ड्रग्स जो हम एक फिजिशियन जब ड्रग देता है किसी भी पेशेंट को लिख के देता है, हम उन्हीं ड्रग्स को स्टडी करते हैं। पहले मॉलिक्यूलर लेवल पर किया जाता है, पहले एक तरीका है इसका, फिर रिसर्च किया जाता है, फिर हम उस पर ये डिसाइड करते हैं कि किसको कितना क्वांटिटी में, किस लेवल का क्या ड्रग, किस फॉर्म में ड्रग, किस रूट से देना है। सो हम ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये है स्टडी ऑफ ड्रग्स। हम एक ड्रग्स मेडिसिन जिसे कहेंगे, नॉट ड्रग्स, मेडिसिन जिसे कहेंगे, उन्हीं के रिलेटेड, चाहे इंट्रामस्कुलर हो, इंट्रावेनस हो या ओरल ड्रग्स, उनके बारे में हम पढ़ते रिसर्च करते हैं। पहले हम लीड कंपाउंड लेते हैं जो कभी हमें लगता है कि इस कंपाउंड में से ये लीड है, ये हमें कार्डियक ड्रग्स लेटर से कार्डियक में हेल्प कर रहा है, तो फिर हम उसी में रिसर्च करते हैं। सर उसमें बहुत टाइम लगता है, हमें लगभग 4 क्लिनिकल फेजेस में से निकलना पड़ता है। फिर जब लास्ट में फिर हम मार्केट में उतारते हैं, उसके बाद भी इसकी ऑब्जर्वेशन होती है। फिर जब हम इसके इफेक्ट्स देखते हैं, इसके रिजल्ट्स देखते हैं और इसका जो एडवर्स इफेक्ट्स जो होता है उनको सब मैच करते हैं और इसका जो भी बेस्ट हम निकालते हैं उसको फिर फाइनल अप्रूवल मिलता है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो होती है इसकी, फिर वो अप्रूवल देते हैं, फिर ये ड्रग मार्केट में आता है। पहले के जमाने में और आज कितना फर्क है? आज कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें यूज की जाती है ताकि इसकी स्टडी एक्यूरेट हो और जो पेशेंट है उसको फायदा पहुंचे? सर देखिए, एडवांसमेंट तो हर फील्ड में हुई है, हर चीज में हुई है। रिसर्च टेक्नोलॉजी में तो बहुत ज्यादा एडवांसमेंट है। आज का तो नैनो टेक्नोलॉजी आई है। इनफैक्ट जो पहले होता था, पहले आप देखते थे बहुत सारे ड्रग्स खाए जाते थे, बड़े बड़े ड्रग्स, मतलब पहले पोड़ियां देते थे, फिर उसके बाद ड्रग्स के आगे फिर सिर्फ, हमने अपने टाइम में सिर्फ पीते थे। अब तो छोटे से छोटे ड्रग्स मिले हैं, क्योंकि अभी नैनो कंपाउंड मीन्स लेस क्वांटिटी में जिसका इफेक्ट सबसे ज्यादा हो, वैसी अच्छी चीजें आई है मार्केट में। तो ये चीजें एक। दूसरी बात, रिसर्च आजकल इतना हो गया, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, लोग इसमें जाना चाहते हैं और इस फील्ड में पैसा भी बहुत है, काम भी बहुत है, एवेन्यूज भी बहुत है, तो लोग जा रहे हैं। तो उस विद रिजल्ट नई नई चीजें आ रही है सामने से, नए कंपाउंड। हर साल लगभग 1000 से ज्यादा दवाइयां मार्केट में आती है, जो एक्स्ट्रा इन एडिशन जो एग्जिस्टिंग है। अक्सर देखोगे लोग अब धूप में निकलना कम कर दिया, तो विटामिन डी जो उनकी क्वांटिटी होती है बॉडी में वो बड़ा कम है। तो आजकल ये नैनो ड्रग्स आया है, उसका आप 3 या 4 डोज लीजिए 4 दिन के दिन, उसके बाद आपका लेवल ऑलमोस्ट बराबर आ जाता है। ये एक टेक्नोलॉजी है, नहीं तो धूप में 2-2 साल घूमना पड़ता था, तब जाके पूरा होता था जो लेवल हमारी डिफिशिएंसी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज जो सभी जानना चाहते हैं कि ओटीसी क्या होता है? व्हाट इज द ओटीसी, ओवर द काउंटर जो चलन है वो क्या है, और ये इस पे किस तरह से जो है जो पेशेंट्स को कितना मोहतात रहना पड़ेगा? ओवर द काउंटर एक वो ये एशियन कंट्रीज में ही है, स्पेशली हमारे इस डिवीजन में, इस रीजन में। दिस इज नॉट गुड। ओवर द काउंटर मीन्स जो भी बंदा, अगर मैं अभी चाहूं कोई भी दवाई मेडिसिन में, एक्सेप्ट एक जो बैंड ड्रग्स लाइक न्यूरोट्रॉपिक ड्रग्स या साइकोट्रॉपिक ड्रग्स, अदरवाइज सब चीजें मैं जा सकता हूँ एक मेडिकल शॉप पर,
मैं कोई भी एंटीबायोटिक ले सकता हूँ, कोई भी दवाई ले सकता हूँ, चाहे मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन हो या ना हो। दो गवर्नमेंट ने रेगुलेशन दी है कि प्रिस्क्रिप्शन होने के बाद ही, बट मिल ही जाती है कहीं ना कहीं। आई हैव सीन पीपल, मतलब कोई भी आप अभी जा सकते हैं, कहे मेरे को एजिथ्रोमाइसिन दे, वो आपको दे। सो ओवर द काउंटर जो ड्रग्स है, इससे सर बहुत सारे इश्यूज बन रहे हैं, क्योंकि हमने देखी है, जैसे मैं हॉस्पिटल में हूँ, अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची आई थी, उसने पेरिस्टामॉल 5-6 टेबलेट खा ली थी। तो ये है सर, बिकॉज पीपल डोंट नो कि ये चीजें घर में जरूरी नहीं रखना है। अगर कभी कोई बीमारी है, देन वी नीड प्रिकॉशन। अगर डॉक्टर ने कहा है कोई चीज दवाई, तभी ले। अगर आप खुद ही दे रहे हो दवाई, खुद ही ले रहे हो दवाई, तो आप मतलब हमें तो 10 साल पढ़ पढ़ के यहाँ तक पहुंचे हैं, फिर हमें एक ही चीज में नॉलेज। जैसे मैं अपनी बात करूंगा, मैं फार्माकोलॉजिस्ट हूँ, बिल्कुल, मैं ड्रग के बारे में जानता हूँ, ड्रग को कैसे। मैं सर्जरी नहीं कर सकता, बिकॉज मैंने ये फील्ड। सो जब मैं पूरा फोकस्ड हूँ इस पर, उसके बाद अगर जो लेमैन है, जैसे मेडिकल असिस्टेंट है जो हमारे हैं, उनका लेवल ऑफ स्टडी कम होती है हमसे काफी। तो वो अगर कोई ड्रग देता है आपको, यू शुड नॉट, जब तक आप डॉक्टर से पर्ची ना ले, पूछ ना ले। डॉक्टर पढ़ा लिखा होता है, उसने बेचारे ने पूरी लाइफ दी होती है इसी फील्ड में, तो उससे पूछिए। कभी कभी ऐसी चीजें होती है, छोटी मोटी चीजों से एलर्जी ऐसी हो जाती है या लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है। बड़े बड़े लोग मर गए हैं क्योंकि गलती से कोई दवा गलत खा ली, और फिर तो आपको लगता है कि जो लोग विदाउट एनी जो पूछे डॉक्टर से या प्रिस्क्रिप्शन के, फिर ही खुद ही दवा खाते हैं, और उससे भी एक प्रॉब्लम रहता है, एक डेंजरस चीज रहती है। बिल्कुल सर, ओवर द काउंटर ड्रग्स कुछ चीजें होती है, जैसे रेंटेडिन, एसिलॉग जिसे कहते हैं, या पेंटाप्राजोल है, ऐसी चीजें मिलती है। बट आई थिंक ओवर द काउंटर बहुत कम दवाइयां मिलनी चाहिए। जैसे हम बात करेंगे डेंगू में, कोई कहता है उसको पता होता नहीं, उसको फीवर आ गया, कुछ आ गया, तो साथ में बॉडी एक, तो उसने ले ली कोई एस्प्रिन ले ली, और एस्प्रिन से उसको ब्लीडिंग हो जाएगी, वो तो हेमरेजिक, डेंगू हेमरेजिक शॉक से मर जाए, बिकॉज उसको तो पता नहीं है ना ये चीज। सो डॉक्टर नोज कि उसमें सिर्फ पेरासिटामोल ही दे सकते हैं और कोई दवा नहीं दे सकते। सो इस चीज यहाँ पर मैं आपके माध्यम से लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा, कभी भी आप अपने लेवल पर खुद ही ड्रग्स न खाइए। कोई भी मेडिसिन ठीक नहीं है, हर किसी का एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, किसी का ज्यादा, किसी का कम। तो ये चीजों का आप ध्यान रखिए कि आप खुद ना खाइए, एटलीस्ट एक बार डॉक्टर से पूछिए। आपके नजदीकी जितने भी गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज है, वहां जाइए, डॉक्टर से मिलिए और दवाई सोच समझ के। उससे अच्छा दवाई ना खाए, वो ज्यादा बेटर है। एक हफ्ता चल रहा है इस वक्त जो 18 से एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक जो है, क्या उसमें भी ये चीजें हैं, और क्या क्या चीजें उसमें आप अवेयर कर रहे हैं लोगों को, किस चीज पे? आप देख रहे हैं कि हम लोगों की आजकल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत डेवलप हो रही है। आजकल आपने देखा, पहले आपने देखा होगा कि एक इन्फेक्शन, थोड़ा सा एमॉक्सिलिन खाते थे, एम्पिसिलिन खाते थे, तो लोग ठीक हो जाते थे। आजकल सेफेलोस्पोरिन मतलब थर्ड ड्रग्स भी खा के, इंजेक्शन मोनोसेप सेप्टाइड, कौन सा इंजेक्शन लगा के भी फर्क नहीं पड़ रहा है। वो हम देख रहे हैं, हॉस्पिटल बेस्ड है हम देख रहे हैं। ओपीडी और आईपीडी में जो इंडोर पेशेंट आते हैं, उनको दवाइयों से फर्क ही नहीं पड़ता। इसका रीजन ये है, ड्रग्स इतना अवेलेबल है मार्केट में, लोग कंपनीज इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो उनको सेल करनी है, और लोगों की इनोसेंस का फायदा उठा रहे हैं, और लोगों को पता नहीं है कि ये ड्रग्स जो खा रहे हैं कि इसका असर क्या होगा। आने वाले टाइम में हमारे पास कुछ होगा ही नहीं। अगर किसी को इन्फेक्शन होगा, हमारे पास दवाई नहीं होगी, क्योंकि ये जो दवाएं हम खाते हैं, ये एंटीबायोटिक, इसके एक सबसे बड़ी इसकी रेजिस्टेंस डेवलप होती है। आज अगर मेरा सपोज इन्फेक्शन, जैसे स्टेफिलोकोकस ई कोली इन्फेक्शन हो गया मेरे को, वो अपना शेप चेंज कर देती है, अपना अंदर केमिकल्स जो आर्किटेक्ट चेंज करती है। उससे क्या होता है, जब हम एंटीबायोटिक वही फिर देते हैं, वो उसको असर ही नहीं करता, तो वो जिंदा ही रहते हैं, उससे वो फिर और मल्टीप्लाई करते हैं। जब वो मल्टीप्लाई करते हैं, तो आज देखिए इंडिया 80% रेजिस्टेंस इंडिया सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस अगर वर्ल्ड में है ड्रग्स की, एंटीबायोटिक की, वो है इंडिया में। सो मैं ये मौका मैं नहीं छोड़ना चाहूंगा लोगों को बताने के लिए, अपने लेवल पे एंटीबायोटिक मत खाइए, मत जाइए ऐसी चीजें जिससे अगर बुखार भी हो तो मोनोसेप्टाइड, जो भी इंजेक्शन लगाते हैं दवाइयां, ऐसा कभी कभी वायरल होता है, वायरल में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। आपने मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ सर्विसेज भी किया है, इस वक्त डेंगू है, मलेरिया है, उस पर आपने रिसर्च किया है, काम किया है। इस वक्त डेंगू का बहुत बड़ा खतरा है और बहुत सारे लोग इसमें ग्रस्त हो गए हैं। क्या
वजह है कि ये इतना ज्यादा जम्मू में फैला है? कश्मीर में बहुत कम इसका असर देखा गया है, जम्मू में इतना क्यों देखा गया, और तदाबीर क्या है, इसको किस तरह से रोका जा सकता जो भी बंदा ओपीडी में आता था, जो फीवर होता था किसी को, जैसे एक आ जाता तो हम टेस्ट करते थे, वो पॉजिटिव निकलता था। सर ये तो सबसे बड़ी बात है पब्लिक हाइजीन, पब्लिक सेफ्टी। हमें अपने वातावरण को साफ स्वच्छ रखना। एक दिन एक हमारे पास आए, उनकी बेटी बीमार थी, फिर देखा हमने घर के 5 के 6 बीमार हो गए। फिर हम उनके घर गए, देखा उन्होंने गमले 40-50 गमले रखे, उसमें पानी, नीचे पानी। नेचुरली इनको एक जो एडीज मॉस्किटो है, इनको ब्रीडिंग एरिया मिल जाता, और ये मौसम उनको बराबर ब्रीडिंग सीजन है, इनको अपना टाइम मिलता है, अपना एटमॉस्फेयर मिलता है, अपना एनवायरनमेंट मिलता है, ये वहां ब्रीड करते हैं। और उससे 2 मिनट में अपना जिसको बाइट करता है दिन में, जो जनरली डे बाइटर है, तो ओपन चीजें करता है, बाइट करता है, तो उसके बाद डेंगू होने का खतरा। और ये डेंगू जब होता है, ये बहुत खतरनाक है। डेंगू हम लेते हैं लाइटली, बट इसमें एक इसको कहते हैं ब्रेक बोन फीवर। इसमें बॉडी इतनी टूट जाती है कि रेजिस्टेंस कम हो, आंख के पीछे पेन हो जाती है, बॉडी में आंखें कंजेशन हो जाती है, गले में सूखना हो जाता है। सो ये चीजें आ जाती है। मगर इन चीजों को अगर हम उस टाइम इलाज करें, डॉक्टर के पास जाए, टेस्ट करें, खाली पैरासिटामोल खाए और कुछ ना खाए, तो वक्त के साथ ठीक हो जाता है। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो, आपका प्लेटलेट्स काउंट का ध्यान रखना, अगर 1 लाख से नीचे हो तो सीधे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, तो फिर डॉक्टर खुद ही देख लेंगे आपको कैसे इलाज करें। वो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे किस तरह से इसको डील किया जाए। तो क्या आपको लगता है कि इसमें जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, आप जैसे डॉक्टर जिनको ये, इसमें ज्यादा सक्रिय आपको भूमिका निभानी पड़ेगी लोगों को जागरूक करने के लिए? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सर 2-3 चीजें, एक तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हम लोग लोगों को बताते रहते हैं कि क्या चीज का डू एंड डोंट्स हम बताते हैं। दूसरा हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग फॉगिंग करवाते हैं उन एरियाज में जिन पॉकेट्स में ज्यादा हमारे डेंगू केसेस आते हैं। और तीसरा हम पैम्पलेट्स बेचते हैं सबको, और जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे हम कोई ये करवाते हैं, एक्सपर्ट से लोगों को अवेयर करवाते हैं कि ऐसे चीज मत करे, ऐसा चीज करे। तो ये मतलब आप कहते हैं कि अवेयरनेस आपकी तरफ से ये जरूरी है सर, और हमारे बहुत अवेयरनेस, हम तो इस साल हमारे जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, डॉक्टर सलीम रहमान सर, जो डीजीपी है फैमिली वेलफेयर की, उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रही है। और हमारे जो भूपेंद्र सर है, हमारे हेल्थ सेक्रेटरी, तो उनकी वजह से बहुत कुछ हमारे यहाँ मतलब मोर्टेलिटी जो होते हैं, जो कैजुअलिटीज होते हैं, बच गई, क्योंकि उन्होंने इतना अपने सुपरविजन रखा हम पर कि हमारा ये काम बड़ा अच्छा चला इधर स्टेट में। पेशेंट को डॉक्टर बहुत ज्यादा मेडिसिन देता है फॉर वन रीजन और अनदर, तो आपको लगता है कि डॉक्टर कम्युनिटी में भी इसमें कुछ देखना पड़ेगा कि भाई अगर किसी पेशेंट को देना तो उसको एक लेवल तक ही दे, उतना ज्यादा ना दे, ताकि सर एक जेन्युइन डॉक्टर होगा, जो जेन्युइन डॉक्टर होते हैं हमारे, जनरली 99% सारे डॉक्टर सोच समझ के करते हैं काम। वो कभी ऐसा काम करेंगे नहीं जब उनको लगेगा कि हम कुछ एक्स्ट्रा देंगे। क्या होता है कि जब डॉक्टर देखता है, सपोज किसी का डायबिटीज है, साथ में हाइपरटेंशन है, साथ में थायराइड है, अब वो उसको तीनों चीज कवर करनी है। साथ में उसको डर है कि अगर हार्ट के लिए उसको प्रिवेंटिव मेजर जैसे एटोरवास्टैटिन दे दिया या साथ में एस्प्रिन दे दिया, तो ये नंबर ऑफ ड्रग्स बढ़ते रहेंगे। मगर डॉक्टर हमेशा देखता है उसकी भलाई, क्योंकि वो ज्यादा दे नहीं सकता, ज्यादा देगा तो फिर ड्रग आपस में रिएक्शन करता है, वो बॉडी भी नहीं एक्सेप्ट करेगी, और सर उसकी फिर लाइफ नहीं होती। अगर इतना कोई ड्रग डॉक्टर लिखेगा फिर ये नहीं चलता। बट आई डोंट एग्री विद दिस कि कोई डॉक्टर ज्यादा दवाई, हो सकता है कोई गलती से कर दे कोई डॉक्टर ऐसा, मगर 99% नहीं, कोई डॉक्टर गलती नहीं कर सकता। बिकॉज हमको ये पढ़ाया जाता, हमारे इथिक्स है कि हाँ लिखते हैं, मगर लिखने उनकी उसका लीगल और तरीका होता है, लेजिबल होता है और रैशनल होता है, नॉट इरेशनल। ड्रग्स में और क्या चीजें नहीं आ रही हैं? जो रिसर्च पार्ट है, जिसको स्टडी पार्ट है, जिस तरह आप मेडिसिन को रिसर्च करते हैं, तो क्या नई चीजें अब देखने को मिलेंगी आगे चल के, जिससे कि जो हेल्थ सेक्टर में क्रांति आए? मैं देखता हूँ आजकल जैसे अब हमारा वैक्सीन इन द फॉर्म ऑफ ए स्प्रे भी आया है, एवं नेजल स्प्रे करके आया है वैक्सीन। ऐसे वैक्सीन आए, नैनो टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने पहले आपसे बात की, नैनो टेक्नोलॉजी आई है, एक डिस्पोजेबल टेबलेट्स आती है, सबलिंगुअल थेरेपी आई है। सो बहुत सारी चीजें ऐसे आई हैं जो हम नए रूट्स निकले हैं, नए तरीके निकले हैं, और जिनसे
जहां पहले 4 टैबलेट्स खानी पड़ते थे, 2 ग्राम 3 ग्राम, अब 50 मिलीग्राम की चक्कर में आप वो ठीक हो जाता है। तो ये चीजें तो बहुत मार्केट में। और मैं आपको एक और पॉइंट हुआ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जो मैं आपको कहना चाहूंगा। देखो, हर किसी ड्रग के बारे में, हर जो भी ड्रग कोई खाता है, कोई भी ड्रग, देखो जब इंसान ड्रग खाता है उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद नीचे डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट, उसके बाद वो एलिमिनेशन होता है, वो फिर निकल जाता है बाहर। ये एक प्रोसेस है। इसमें जो हर किसी का, देखे मेरा आपका जो बॉडी का अंदर से रिएक्शन है, बॉडी का जो हार्मोन्स है, हर अलग अलग तरीके से अलग अलग रेट का। सो ये जरूरी नहीं है कोई ड्रग मैं खा लूं उससे मेरे को रिएक्शन नहीं हो। आपने देखा होगा लोगों को पेनिसिलिन रिएक्शन होता है, एक अलग सा ग्रुप है पेनिसिलिन रिएक्शन, उनको हम जैसे कोई एमॉक्सिलिन भी दोगे ना, क्योंकि वो भी उसी ग्रुप में आ रहा है। सो वो चीजें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और मैं बताऊंगा, मैंने इस पर रिसर्च किया हुआ, मेल और फीमेल में भी फर्क पड़ता है। ड्रग्स अगर एक ही ड्रग मेल पे देंगे फीमेल में देंगे, वो भी एक ही क्वांटिटी है, बच्चों पर पड़ता है, एल्डरली पर पड़ता है। सो हमेशा मैं जो ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, हर ड्रग का एक उस रिएक्शन का लेवल है और अगले पर डिपेंड करता है वो किसको कितना हो। आप समझिए मेरी बात। सो वो उसके लिए हमें हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। डॉक्टर को समझना चाहिए कि अगर ये बच्चा है, हो सकता है कोई बच्चा होता है 6-8 साल का, मगर उसकी बॉडी होती है 15 साल बच्चे के बराबर। सो उसको उसी हिसाब से दवा, उसको हम 5 लेवल का नहीं दे सकते। या कोई बड़ा होता है उसकी 18 साल की, मगर साइज होता है उसका 12 साल का, तो उसको हम बच्चों वाला ड्रग। सो वो चीजें हमें बड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी। और ध्यान रखना है, डॉक्टर्स तो करेंगे, लोगों को रिक्वेस्ट करना हो कि कभी भी खुद दवाई ना खाई, क्योंकि रिएक्शन कभी कभी ऐसा होता है कि आप बचना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। और एक चीज और कहना चाहूंगा, कुछ चीजें दवाइयां अपने घर में जरूर रखिए जो लाइफ सेविंग होती है। कौन कौन सी दवाइयां, जैसे आप अगर नाजरीन को समझाना चाहें, जो बिल्कुल उनको जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है इस चीज का, उनको आप क्या सजेस्ट करते हैं, कौन सी जो दवाइयां हैं वो अपने घर में हमेशा रखनी चाहिए? सर बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक तो मैं चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि एक तो जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे उनको अलग, बिल्कुल वो तो है ही, जो नॉर्मल में रखना चाहिए घर में। उनको तो बच्चों से दूर रखे, जैसे पता है बच्चों से दूर रखे। एक अगर आपके पास फ्रिज है, फ्रिज में एक जो 4 to 8 डिग्री टेम्परेचर में रखे, जैसे। दूसरा, जैसे आपने बताया कि कौन कौन, सबसे इंपॉर्टेंट है पैरासिटामोल। सेफ ज्यादा नहीं खानी, बट हो जाता है हेडेक वेडेक बहुत सारी चीजों में। या आपका जो रेंटिडीन या इसलॉक, या आप जो खाते हैं पेंटाप्रोजोल, या गैस की दवाई होती है, या एलर्जी जैसे एविल रख दिया, सेट्राजिन रख दी दूसरा। सो दैट ये चीजें जो होती है, एलर्जी हो सकती है, बुखार आ सकता है, या कभी हेडेक हो सकता है, या कभी कोई आपका कोई रिएक्शन एविल रख दी। सो ये 2-4 चीजें हैं सर, इतना ही ड्रग्स हम अपने घर में रख सकते हैं। इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा कि किसी को रखना चाहिए। मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं सरवार गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, एक बड़ा हॉस्पिटल है, क्या प्रिकॉशंस आप रखते हैं वहाँ पे, किस चीज़ पे आप ज़्यादा ध्यान देते हैं ताकि अच्छी सर्विस पेशेंट्स को मिले, अटेंडेंस जो है वो जहाँ पे सफ़र ना करे, पेशेंट सफ़र ना करे? सर सबसे इम्पोर्टेंट हमारे हॉस्पिटल्स में आजकल जो है, दैट इज़ द फर्स्ट इज हाइजीन, जो हम सफाई का ध्यान रखते हैं। दूसरा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जो हमारे हॉस्पिटल से वेस्ट निकलता है वो इन्फेक्टेड होता है, उसको हम रास्ते में नहीं फेंक सकते, उसको हम आगे पीछे नहीं फेंक सकते। हमें उनको पूरी प्रॉपर तरीके से एक एजेंसी को देना है जो इसको प्रॉपरली डिस्पोज करे, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उनकी निगरानी में। बिल्कुल। जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट गाइडलाइंस है उनको फॉलो करके उनके हिसाब से फिर वो करना। ये सब चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो बायोमेडिकल वेस्ट, दूसरा हाइजीन, और तीसरा जो हमारे अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द जितने भी हमारे, जैसे हमारे हमने ER रूम बनाया है, इमरजेंसी रूम। अगर हमारे पास हार्ट अटैक का पेशेंट भी आता है तो हम उस टाइम उसको मैनेज करना है, हम उसको शिफ्ट नहीं कर सकते। सो आजकल हॉस्पिटलों में ये बड़ा है कि हम लोग हर पेशेंट को पहले मैनेज करो, हर चीज की अवेलेबिलिटी रखो, ट्रेन करो अपने स्टाफ को। बिल्कुल, हाँ। अपना स्टाफ तैयार रखो, जरूरी है क्योंकि और ट्रेन करना जरूरी है, क्योंकि अगर ट्रेन होगा तभी तो वो दे पाएंगे, सर्विस अच्छी दे पाएंगे, पेशेंट की देखभाल कर पाएंगे। हम लोग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हमको स्किल बनाना है, अपने डिटेल्स जो लेटेस्ट है उनके हिसाब से तैयार करना, स्टाफ को उनको बताना है हमें कैसे आगे फॉलो करना है। पेशेंट आता है कैसे मैनेज करना, वो कब रेफरल करना।
नहीं तो ऐसा होता था कि पेशेंट आए थोड़ा सा पेन चेस्ट, चलो भगाओ उसको, वो रास्ते में बेचारा मर जाता। सो हम लोग अब नहीं कर सकते, ना हम करते हैं ना कर सकते, ना करने देंगे हमें। सो हम लोग पेशेंट मैनेज करते हैं, पहले ठीक सेटल हो जाए उसके बाद भेजते हैं, क्योंकि एमबीबीएस डॉक्टर, एमडी डॉक्टर हमारे पास भी है, हमारे पास भी वही है डॉक्टर्स है जो वहाँ। सो वाई टू शिफ्ट द पेशेंट, पहले पेशेंट को ठीक तो करे। सो ये हमारा मोटिव है, ये हमारा एम है आजकल। जाते जाते एक सवाल पूछना चाहूँगा इस प्रोग्राम के लास्ट में कि क्या मैसेज आप लोगों को देना चाहते हैं। देखिए कोरोना कोविड आ गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, लोग फिर डेंगू का भी मसला जम्मू में है, लोग परेशान हैं। किस तरह क्या मैसेज आप देंगे कि इन चीज़ों से बचाए, क्योंकि पैनिक जब बटन दबता है तो वो बहुत प्रॉब्लम करता है। तो आपको लगता है कि क्या 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 प्रिकॉशंस करनी पड़ेंगे लोगों को कि इस चीज़ से बचा जाए। पैनिक ना हो, लोगों को मैं कभी पैनिक ना हो, भरोसा रखिए हेल्थ डिपार्टमेंट पर, भरोसा रखिए हेल्थ डिपार्टमेंट आपके साथ हमेशा है। और हम आपके जब भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, हम आपको थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और थ्रू प्रिंट मीडिया और थ्रू सम अदर एजेंसीज हम आपको बताते रहते हैं। जैसे कि अब इन्होंने जो सवाल, क्योंकि नहीं देख, मैंने इसलिए सवाल पूछा क्योंकि जब कोविड आया था तो ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, हॉस्पिटल ओवर क्राउडेड थे। हालांकि डेंगू इस तरह का ना, जो डेंगू का मसला इतना बड़ा नहीं है, लेकिन हो सकता है कल कोई और प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। तो क्या हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है, जैसे आपके हॉस्पिटल की अगर हम बात करें, क्या इतना है वहां पे कि आप किसी भी सिचुएशन को कोऑप अप कर सकते? बिल्कुल सर, अब हमारे आज के ऐसे हॉस्पिटल सारे, हम एक नर्सिंग होम जो होते हैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, उनको टक्कर दे सकते हैं। हमारे पास 24 आवर ऑक्सीजन सप्लाई है जो कभी ब्रेक नहीं होती। हमारे पास सेक्शन 24 आवर्स, हमने मनीफोल्ड प्लांट्स लगाए हैं, हमने हॉस्पिटल में ऐसे सामान आया है जो कभी सोच भी नहीं सकते थे हम लोग। मतलब लाइफ सेविंग, जैसे वेंटिलेटर्स हैं आपके पास, जितने भी लाइफ सेविंग है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स, बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स, वो आजकल अवेलेबल है। और हमको ट्रेन किया गया है हर चीज़ को यूज़ करने के लिए। तो अगर ऐसे दुविधा, ऐसे कभी आपदा आती है, भगवान ना करे, खुदा ना करे, हम लोग हर चीज़ के लिए तैयार हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट तैयार है इन चीज़ों के लिए। जो आगे है, क्या आपको लगता है कि हमारा जम्मू कश्मीर हेल्थ सेक्टर में एक प्रोग्रेसिव स्टेट बनेगा, कि हमारा हेल्थ सेक्टर किसी भी स्टेट को टक्कर दे सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारा JNK का है, मैं यूपी में, पूरे इंडिया में जाता हूँ, मैं नेशनल एसोसिएशन आया भी हूँ, मैं देखता रहता हूँ, मुझे JNK जैसा कोई नहीं लगता। हर चीज़ में सबसे बड़ा फ्री ट्रीटमेंट है हर किसी मेडिकल कॉलेज में, हर किसी हेल्थ फैसिलिटी में। नंबर 1। नंबर 2, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हमारी बहुत अच्छी है। नंबर 3, जैसे आप बता रहे हो, हमारा जो पे लीडर्स है, जो हमारे हायर अथॉरिटीज़ है, इतना फोकस्ड है काम के लिए। वी आर प्राउड ऑफ देम, डूइंग वंडरफुल जॉब। डॉक्टर विजय रैना, आप इस आपकी सेहत प्रोग्राम में हमारे साथ आज स्टूडियो में हमारे साथ आपने बात की, बहुत सारी वैल्यूबल चीज़ें भी आपने कही, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। और नाजरीन, आपकी सेहत प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में किसी और डॉक्टर के साथ आपके साथ मुलाकात करवाएंगे, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी सेहत की और हम ये चाहेंगे कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे। आदाब, नमस्कार।